Hello, dear students. Today we will be discussing June 2024 BCHCT 131 uh, paper, previous year paper it is. So let us see कि क्या क्या क्वेश्चंस यहाँ पर आए हैं और हम इसके सॉल्यूशंस भी देखेंगे साथ में और डिस्कस करेंगे एक एक क्वेश्चन। पार्ट ई से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आया है, व्हाट आर द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर एटॉमिक थ्योरी। 4 मार्क्स में आया है ये क्वेश्चन। तो 4 मार्क के अकॉर्डिंग आप 5 to 6 पॉइंट्स, इवन 8 पॉइंट्स तक लिख सकते हो। तो फर्स्ट पोस्टुलेट बोर मॉडल का ये था कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं स्पेसिफिक ऑर्बिट्स में और सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो हम उसको ऑर्बिट कहते हैं या शेल कहते हैं या एनर्जी लेवल कहते हैं। So first point is electrons revolve around the nucleus in a special orbits known as discrete orbits, shells या energy levels. Then second point है electrons revolve करते हैं but वो energy radiate नहीं करते हैं। ओके, रिवॉल्व करते टाइम एनर्जी रेडिएट नहीं करते। थर्ड पॉइंट है कि इनके जो ये न्यूक्लियस है इसके बाहर शेल्स हैं, तो ये फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से इन शेल्स की नंबरिंग थी। के शेल था फर्स्ट, एल, देन एम एंड देन एन। तो के 1 था, L2, M3 एंड फोर्थ शेल। एन जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब कि शेल नंबर। तो ये इसका थर्ड पोस्टुलेट था। देन के शेल को हम फर्स्ट कहते हैं जो सबसे ज्यादा पास होती है न्यूक्लियस के। देन एल शेल, देन एम एंड देन एन शेल। तो एनर्जी इसी अकॉर्डिंग इसकी इंक्रीज होती है, ये के, एल, एम और एन शेल। ओके, एनर्जी इंक्रीजेस इन दिस ऑर्डर। देन फिफ्थ इज हर एक ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स्ड है जिसको हम कहते हैं क्वांटाइजेशन। ओके, देन सिक्स्थ है डिस्टेंस, जैसे जैसे न्यूक्लियस से शेल का इंक्रीज होगा साइज ऑर्बिट का इंक्रीज होगा या साइज एज ए एटम होल इंक्रीज होगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि एक्यूमुलेट हो सकते हैं उसको हम 2n² के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करते हैं और फॉर्मूला यही होता है। अगर हमने बोला के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो के शेल इज इक्वल्स टू 1, सो 1² इक्वल्स टू 2। 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम के शेल में एक्यूमुलेट हो सकते हैं। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब एनर्जी हायर लेवल, लोअर लेवल से ये हायर लेवल पे जाते हैं, तो ये 8th पोस्टुलेट है। 9th पोस्टुलेट ये कि हायर लेवल से लोअर लेवल आने में एनर्जी को रेडिएट करते हैं। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। देन सेकेंड क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एनर्जी वैल्यू ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इफ n इज इक्वल्स टू इंफिनिटी। तो एनर्जी का फॉर्मूला ये है, अगर हम देखें तो एनर्जी जो है n से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और n² से ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, मास, चार्ज, z, 4 पाई E0, h, ये सारी चीजें कांस्टेंट है। z और n बस चेंज होता है। इसलिए हमने इन सारे कांस्टेंट को सॉल्व किया और हमें 13.6 मिला। तो इसका एक फॉर्मूला ये भी बन जाता है -13.6 इंटू Z² अपॉन n², और इसमें हम वैल्यू रखेंगे। n हमारा इंफिनिटी है तो इंफिनिटी का स्क्वायर और z इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो जब भी कोई इंफिनिटी से डिवाइड होगा तो 0 आएगा, तो आंसर इज योर 0। तो एनर्जी वैल्यू इसकी 0 हो जाएगी। ये हमारा 1 मार्क का क्वेश्चन था। देन सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हम। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इसमें पूछा हुआ है, 2 मार्क्स में है ये। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये था कि हम एग्जैक्टली एक ही टाइम पे पोजीशन और मोमेंटम नहीं डिटरमाइन कर सकते किसी भी मूविंग पार्टिकल का। ओके, तो ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ नाइट्रेट आयन। इट मींस HNO3 हमारा नाइट्रिक एसिड है, तो NO3 माइनस हमारा नाइट्रेट आयन है। नाइट्रेट आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमें पता है कि नाइट्रेट मतलब नाइट्रोजन हमारा हमेशा 3 बॉन्ड्स बनाता है और ऑक्सीजन 2 बॉन्ड्स बनाता है। तो हमें कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर इसका बनाना है कि नाइट्रोजन की वैलेंसी भी कंप्लीट हो, ऑक्सीजन की भी। तो ऑक्सीजन की तो कंप्लीट हो रही है बट नाइट्रोजन की 1 2 3 4 5
है ना। इस तरीके से देखें तो एक पाई बॉन्ड है यहाँ, एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, तो नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा। प्लस चार्ज ये शो करता है कि अब इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड है। ओके। तो अब यहाँ पे हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें तो ओवरऑल NO3 नेगेटिव है एक, है ना, एक नेगेटिव आयन, नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर। तो इस तरीके से इन तीनों के तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं नाइट्रेट आयन के, जो कि यहाँ पे ड्रॉ है। अब यहाँ पे होता क्या है कि ये यहाँ शिफ्ट हो सकता है, यहाँ शिफ्ट होगा, पॉजिटिव नेगेटिव एक बॉन्ड बन जाएगी, ये यहाँ शिफ्ट हो सकता है, इस तरीके से ये चेंज होते रहते हैं और हमें तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इसके मिलते हैं। अब हम देखें थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नायोबियम, एटॉमिक नंबर 41 है, ऑफ बाउ प्रिंसिपल फॉलो करता है कि नहीं करता। ऑफ बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग लेवल में ही हमेशा हमारा फिलिंग होती है। ठीक है। तो किसकी फिलिंग होती है, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है। अब एटॉमिक नंबर 41 है तो हमें पहले तो कॉन्फ़िगरेशन देखना पड़ेगा। 41 है मतलब कि ही, नी, अर, कर, ये 2 है, नियॉन 10 है, ये 18 है, ये 36 है, मतलब 36 हीनी अर्कर जी जेनॉन आएगा, है ना। तो हमें ये पता है कि क्रिप्टन के बाद आएगा, इसलिए हमने यहाँ क्रिप्टन लिखा। क्रिप्टन 1 2 3 4 फोर्थ शेल में है, तो यहाँ पे तो 4D आ जाएगा, और इसके फिफ्थ शेल में क्योंकि ये नायोबियम लाई करेगा तो 5s1, 4D4 5s1, क्रिप्टन तक हमारे 36 आ गए। 36 प्लस 4 40 एंड 1 41। तो अगर हम इसका एनर्जी लेवल डायग्राम देखें तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए था, 5s2 4d3, क्योंकि s में दो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो होना तो ये चाहिए था, बट है ये। तो इसका एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि ऑफ बाउ पैटर्न से ये डेविएट तो करता ही है। क्यों, क्योंकि ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन 4D4 5s1 है, ना कि ये वाला जो कि होना चाहिए। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी, 2 मार्क्स में है। सो आयनाइजेशन एनर्जी इज नथिंग बट द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ गेशियस एटम, न्यूट्रल गेशियस एटम। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है मेंशन करना। और अगर ये गेशियस एटम है, इससे हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो ये हमारा पॉजिटिव बन जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो आयनाइजेशन एनर्जी पॉजिटिव आयन या कैटायन का क्रिएशन करती है। इसको हम आयनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन हैज लोअर आयनाइजेशन एनर्जी, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, और इसका रीजन देना है। तो अगर हम ऑक्सीजन देखें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, 1s2 2s2 2p, कितना, 4। नाइट्रोजन 7, 1s2 2s2 2p3। यहाँ पर है हमारे पास हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल, यहाँ पे है हमारे पास कुछ इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन। कौन सा स्टेबल होगा, ये ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है, तो स्टेबल से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, नहीं है। इसीलिए ज्यादा एनर्जी हमें नाइट्रोजन में लगती है और कम एनर्जी हमें ऑक्सीजन में लगती है। ओके, रीजन यहाँ पर दिया हुआ है और मैंने भी आपको रीजन बताया। ओके। जितना ज्यादा स्टेबल होगा, स्टेबिलिटी से वो अनस्टेबिलिटी में नहीं जाना चाहेगा, कोई भी एटम, यूनिवर्स का यही रूल है। अब हम देखते हैं, गिविंग ऑल, फोर्थ क्वेश्चन, गिविंग ऑल द स्टेप्स राइट द लेविस स्ट्रक्चर ऑफ CO2। कार्बन डाइऑक्साइड हमें पता है इस तरीके का होता है, तो हमें कैसे बनाना है, देखो ये कार्बन है, कार्बन पे 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6। दूसरे ऑक्सीजन पे भी 1 2 3 4 5 6। अब ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है और कार्बन को बनानी है 4 बॉन्ड, या कार्बन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। A fifth question. Fifth question है, list the different type of quantum numbers and give the significance of a quantum numbers. क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है, जैसे अगर हम कहाँ रहते हैं, क्या एड्रेस है, किस स्ट्रीट में रहते हैं, हाउस नंबर क्या है, प्लॉट नंबर क्या है, ओके, वो एड्रेस हमारा, सब कुछ हमारा हमारे नाम से जुड़ा हुआ होता है। वैसे ही क्वांटम नंबर्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस शेल में है, किस शेल में है, उसके बाद
उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा, किस स्पिन से रोटेट कर रहा है, क्या स्पिन क्वांटम नंबर होगा। तो ये सारी चीजें हमें क्वांटम नंबर्स बताती हैं। तो चार क्वांटम नंबर्स हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम एन से डिनोट करते हैं, जो हमें बताता है शेल नंबर, किस शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, क्या वो के शेल में है, एल शेल में है, एम में है, एन में है। दूसरा आता है एंगुलर मोमेंटम, या इसको हम एजिमुथल भी कहते हैं, इसको हम एल से डिनोट करते हैं। ये 0 1 2 3 से लेके n-1 तक हो सकता है एजिमुथल क्वांटम नंबर। ये हमें बताता है सब शेल का शेप क्या है, जैसे S0, P1, D2, F3, ये होते हैं एल के वैल्यूज। ये है शेप बताता है, एस स्फेरिकल है, पी डम्बल है, डी डबल डम्बल है ना, इस तरीके से। थर्ड है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम ml से डिनोट करते हैं, और ये -L से लेके +L तक वेरी कर सकता है किसी भी स्पेसिफिक शेल के लिए। स्पिन क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉन की स्पिन जो होती है वो +½ हो सकती है या -½ हो सकती है, क्या वो ऐसे रह सकता है, ऐसे रह सकता है। तो ये चार क्वांटम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं सेवेंथ क्वेश्चन। राइट शॉर्ट नोट ऑन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी, LCAO अप्रोच। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक थ्योरी हमें ये बताती है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैसे बनते हैं। ये एक अप्रोक्सीमेट मेथड है, ओके। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि एटॉमिक वेव फंक्शंस यहाँ पे यूटिलाइज होते हैं। वेव फंक्शंस साई का यहाँ यूज होता है, और साई के यूज से हमें LCAO अप्रोच डिफाइन करनी होती है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगा। ठीक है, तो यही हमारी एटॉमिक लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी है। कंडीशंस क्या सेटिस्फाई होनी चाहिए कि एनर्जी सेम होनी चाहिए, ऑर्बिटल की सिमिट्री सेम होनी चाहिए, प्रॉपर ओवरलैप होना चाहिए। जैसे पी और पी ओवरलैप करेंगे, ठीक है, पी ऑर्बिटल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, पाई। बट पी और एस नहीं ओवरलैप करेंगे, है ना, सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स ही ओवरलैप करेंगे। देन सेवेंथ का सेकेंड पार्ट है एप्लीकेशंस ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। श्रोडिंगर इक्वेशन भी क्वांटम थ्योरी या क्वांटम मैकेनिक्स में आती है, और इसको एप्लीकेशंस अगर हम देखें कि श्रोडिंगर इक्वेशन का कहाँ कहाँ एप्लीकेशन, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स। पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स आप जब एमएससी में आओगे तब इसका डेरिवेशन पढ़ोगे कि कितना इंपॉर्टेंट इसका डेरिवेशन है, और कितने सारे इसके एनर्जी के फॉर्मूले, वेवलेंथ के फॉर्मूले सब डेराइव होते हैं। तो पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स, आप एक बॉक्स है उसमें पार्टिकल है, वो पार्टिकल क्या बॉक्स की लेंथ है, क्या एनर्जी है, किस वेवलेंथ से मूव करेगा पार्टिकल, वो सारी चीजें हमें पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स से मिलती है, और हमें श्रोडिंगर इक्वेशन का यूज करके निकालना पड़ता है। SHO सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर भी आप एमएससी में पढ़ोगे डेरिवेशन इसका, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, हार्मोनिक जितनी स्पीड से यहाँ जा रहा है उतनी से यहाँ जा रहा है, जैसे पेंडुलम इधर जाएगा उतने इधर जाएगा, हार्मोनिक मोशन है, इसका भी डेरिवेशन है। देन स्कैटरिंग थ्योरी आती है, ये भी श्रोडिंगर इक्वेशन की एप्लीकेशन है। तो 3 मार्क्स में थ्योरी ही लिखोगे आप, क्योंकि डेरिवेशंस आपको है नहीं। ठीक है, अगर अब हम देखें पार्ट बी, तो पार्ट बी भी 25 मार्क्स का है, और पार्ट बी में मोस्टली ऑर्गेनिक आई है, तो ऑर्गेनिक ही आती है मोस्टली। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं 8 का ए पार्ट, डिफरेंस बिटवीन इनैंशियोमर एंड डायस्टीरियोमर्स। एग्जाम्पल देना है 3 मार्क्स का। सबसे पहली बात, इनैंशियोमर्स। इनैंशियोमर्स हमारे वो कंपाउंड्स हैं जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस फॉर्म करते हैं। एंड डायस्टीरियोमर्स, ये इनकी कोई नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज एज सच कोई कंडीशन इनकी नहीं होती है। ठीक है, तो ये मिरर इमेजेस इनकी फॉर्म नहीं होती, और ये मिरर इमेजेस से रिलेटेड भी नहीं है। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस जो फॉर्म करेंगे वो इनैंशियोमर। जैसे लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड में COOH, OH,
CH3 और हाइड्रोजन ये प्रेजेंट है। अगर आप इसकी मिरर इमेज बनाओगे तो COH तो यहीं रहेगा, ये वाला OH यहाँ आ जाएगा, और ये वाला CH3 यहाँ आ जाएगा, और हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा। तो अब आप इस वाले को उठा के उसके ऊपर रखोगे तो क्या इम्पोज हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो ये हमारे एनेंटियोमर्स हैं। ओके, तो डी लैक्टिक एसिड, एल लैक्टिक एसिड, या इसको आप प्लस साइन से और माइनस साइन से भी बता सकते हो। वहीं अगर आप डाइस्टीरोमर देखोगे तो डाइस्टीरोमर्स, क्योंकि मैंने बोला मिरर इमेजेस से रिलेटेड नहीं है, तो जैसे सिस ब्यूट टू इन, ये ब्यूट टू इन है, और ये सिस है। सिस क्यों? क्योंकि सेम साइड पे हैं दोनों मिथाइल ग्रुप एंड हाइड्रोजन्स। और ट्रांस टू ब्यूटीन, अगर ये देखोगे तो ये मिरर इमेजेस से तो रिलेटेड है ही नहीं, ये हमारे डाइस्टीरोमर्स हैं। तो और अगर हम डिफरेंस देखें इसका, तो आप ये देखो, फर्स्ट दे आर नॉट related as a mirror images, diastereomers. Enantiomers नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस बनाएंगे। दूसरा, ये प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करते हैं इक्वल एक्सटेंट में, enantiomers। ओके, डायस्टीरियोमर्स ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं भी हो सकते हैं। अगर ये रोटेट करेंगे तो एक्टिव, नहीं रोटेट करेंगे तो नॉट एक्टिव। और ये इक्वल एक्सटेंट में रोटेट नहीं करते हैं, मतलब रेसिमिक मिक्सचर होता है तो ये नहीं बनाते हैं। देन इनेंशियोमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, बट इनका जो बिहेवियर है लाइट को रोटेट करने की तरफ वो अलग होता है। ठीक है, इनेंशियोमर्स का, क्योंकि ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बना रहे हैं ना। नाउ डायस्टीरोमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होती है। इनेंशियोमर्स की केमिकल प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल होती है, एक्सेप्ट हम ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट्स डालेंगे तो ये डिफरेंटली बिहेव करेंगे। इनकी सिमिलर होती है बट आइडेंटिकल नहीं होती डायस्टीरियोमर्स की। अब क्योंकि सिमिलैरिटी है फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज में, तो इनका सेपरेशन डिफिकल्ट है। इनका सेपरेशन इजीली हो जाता है क्योंकि ना तो ये केमिकली सिमिलर है ना फिजिकली सिमिलर है, तो इजीली सेपरेट हो जाते हैं। अब हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। Why is the staggered conformation of ethane is more stable than its eclipsed conformation? अच्छा, स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन में क्या होता है कि जैसे इथेन है इथेन इज CH3 CH3। अगर आप इसका जो कॉन्फॉर्मेशन ड्रॉ करोगे, कॉन्फॉर्मेशन क्या है? अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन द स्पेस। एक एटम दूसरे एटम से जितना ज्यादा दूर होगा, जितना ज्यादा मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगा, वो हमारा स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन आप देखो, ये है, ये जो आपने ड्रॉ किया, ये क्यों है? ये इसलिए है मोर स्टेबल, बिकॉज आप देखो ये वाला जो हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, इन मैक्सिमम दूरी पे है, 180 डिग्री एंगल पे। ये दोनों हाइड्रोजन 60 डिग्री एंगल पे मैक्सिमम डिस्टेंस पे हैं। तो क्या है? रिपल्शन सबसे कम है, बहुत कम रिपल्शन है। रिपल्शन कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा। अब यही एक्लिप्स देखो, तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन बिल्कुल 0 डिग्री, एकदम पीछे पीछे हैं, एकदम एंगल 0 है। रिपल्शन ज्यादा है और ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो ये स्टेबिलिटी इसकी कम हो जाती है। ओके, तो यही है इसका रीजन। अब यहाँ होता क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स पास पास है तो रिपल्शन ज्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे एक दूसरे को, है ना। अब नाइन्थ क्वेश्चन जो आया है जून 2024 में, R&S कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, इसके क्या रूल्स हैं? 5 मार्क्स में आया है। तो कैन इनगोल्ड प्रीलॉग ने ये रूल्स दिए थे। 3 रूल हैं बेसिकली। और फर्स्ट रूल ये कहता है कि एटॉमिक नंबर जिसका हाईएस्ट होगा उसको प्रायोरिटी देनी है। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया है, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन। बट अब दो, अगर हम आइसोटोप्स देखें तो उनके एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास डिफरेंट होता है, फिर क्या करें हम? तो सेकेंड रूल आया। सेकेंड रूल ये आया कि अगर आइसोटोप्स को देखोगे तो आपको मास नंबर देखना है, जिसका मास ज्यादा होगा उसको प्रायोरिटी दोगे। जैसे ऑक्सीजन 18, ऑक्सीजन 16, तो प्रायोरिटी होगी ऑक्सीजन 18 की। अगर ऐसा आता है तो वो आपको आइसोटोप मेंशन करके देंगे। सिमिलरली नाइट्रोजन 15 इज मोर प्रायर देन 14, कार्बन 13, देन कार्बन 12, ट्रिटियम, देन ड्यूटेरियम एंड देन हाइड्रोजन। थर्ड ये है कि अगर सेकेंड रूल में भी टाई होता है तो आप स्टेब्लिश करोगे रिलेटिव प्रायोरिटी बाय, क्या देखोगे? बाय प्रिसीडिंग द नेक्स्ट एटम along the chain until the first difference is observed। अब अगर
इस तरीके का दिया है, तो आप क्या देखोगे, यहाँ इस कार्बन से ये कार्बन जुड़ा है, अभी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन की तो फर्स्ट प्रायोरिटी हो गई। ठीक है। अब इन सब में देखें तो इन सब में कुछ है नहीं, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन। तो अब प्रायोरिटी किसकी होगी, सेकेंड इसकी हो जाएगी। अब यहाँ पे तीनों हाइड्रोजन है, इसके बाजू में कार्बन है, तो इसकी थर्ड, इसकी फोर्थ। इस तरीके से आपको ये देखना है कैन इन गोल्ड प्रीलॉक के रूल्स। तो 5 मार्क्स में है, एग्जाम्पल दे सकते हो, और 3 रूल्स आपको अच्छे से डिफाइन करने हैं। ठीक है। 10th क्वेश्चन देखें तो बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी में क्या डिफरेंस है, एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करना है, ये भी 5 मार्क्स में आया है। तो अगर हम बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी में देखें तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। बहुत ज्यादा डिफरेंस इस सेंस में है कि हम बेसिसिटी हमेशा उस चीज, उस एबिलिटी को कहते हैं मॉलिक्यूल की, कि टू डोनेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या हम कहते हैं कि बेस जो होता है वो प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करता है ना। वैसे ही बेसिसिटी है, बेसिसिटी एक एबिलिटी है मॉलिक्यूल की डोनेट करने का लोन पेयर। लेविस बेस क्या होता है, लोन पेयर को डोनेट करता है। वैसे ही हमारा न्यूक्लियोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में डिफरेंस ये है कि न्यूक्लियोफाइल जो होता है, हम ये देखते हैं कि कितना लोन पेयर वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम को देगा। बट बेसिसिटी में हम सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन आयन से कंपेयर करते हैं, हाइड्रोजन आयन से। तो यहाँ पे कुछ डिफरेंस है बेस और न्यूक्लियोफाइल में। बेस और न्यूक्लियोफाइल, तो दे अटैक द एसिटिक प्रोटॉन्स एज बेस इफ दे अटैक द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन, लाइक कार्बन पे अगर पॉजिटिव आता है, कार्बोनियम आयन या कार्बोकैटायन, न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा। तो ये एबिलिटी हम देखते हैं, यहाँ पे हम एब्स्ट्रैक्ट द प्रोटॉन ये देखते हैं। अब बेस की दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि दे हैव अ लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज एंड आर ग्रेटर इन साइज एंड आर इजियर टू ऑक्सीडाइज। इनका लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज होता है, ये भी साइज में बड़े होते हैं, इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। अब टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, ये अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिसिटी एंड स्पीड। बेस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करता है, न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन की स्पीड के अकॉर्डिंग वर्क करता है। इलेक्ट्रोफिलिसिटी रिएक्शंस में न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि जहां कार्बन डेफिशिएंट होगा वहीं पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव चार्ज है। बेस, बेस जहां पे एसिड बेस केमिस्ट्री चल रही है वहां पे हमारा बेस आएगा। ठीक है, एसिड बेस केमिस्ट्री पे। तो ये हमारे डिफरेंसेस हैं। अब हम देखें कि व्हाट इज द हकल्स रूल। हकल्स रूल, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, है ना, जिस भी सिस्टम में होंगे वो हमारा एरोमेटिक सिस्टम होगा। तो हकल रूल एक्सप्लेन करता है वेदर अ कंपाउंड इज एरोमेटिक और नॉट, एंड द फॉर्मूला ऑफ हकल्स रूल इज 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप ये देखो साइक्लो ब्यूटाडाइइन, तो यहाँ पर हम 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल लगाएं तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 पाई बॉन्ड्स मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे हो जाएगा 4n=2, n=2/4। तो ये हमारा एरोमेटिक नहीं है। ओके, ये हमारा एरोमेटिक नहीं है। अगर हम इस कंपाउंड को देखें तो यहाँ पे 4n+2 कितने हैं, 1 2 3, है ना, ये लोन पेयर है, लोन पेयर इंक्लूड होगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 4 आ गया, n=1, तो ये हमारा एरोमेटिक है। ठीक है, इस तरीके से हमें क्लासिफाई करना है। फिर अब हम ये देखें कि अरेंज द फॉलोइंग एसिड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ, और इनका रीजन देना है। तो ये कंपाउंड्स जो है, एसिटिक एसिड है, ये डाइक्लोरो एसिटिक एसिड है, ये हमारा मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड है, ये ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड है। तो आपको इन सब की एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है। तो देखो, जब भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा एसिडिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को वो अपनी तरफ खींचेगा, H+ आइन इजीली रिमूव हो पाएगा। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप हमारे Cl3 है। Cl3 है मतलब -I, मतलब माइनस इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर शो करेगा। और आपको पता है कि यहाँ पे भी मीजोमेरिक इफेक्ट होता है, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव आता है। और यहाँ पे OH है, और यहाँ पे 3 Cl अगर लगे हैं एक कार्बन से, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, और ये यहाँ से फिर खींचेगा, और ये H+ जल्दी निकल जाएगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक हमारा ये वाला एसिड होगा, ट्राइक्लोरो, देन डाइक्लोरो, देन मोनो, एंड देन एसिटिक एसिड। ओके,
ओके, तो ये हमें यहाँ से देखना है। सबसे ज्यादा एसिडिक ट्राइक्लोरो है, और एक चीज और दूसरा पॉइंट ये भी होता है कि कॉन्जुगेट बेस कितना ज्यादा स्टेबल बन रहा है। ठीक है, जितना ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस बनेगा उतना ज्यादा पेरेंट कंपाउंड एसिडिक होगा। ओके, देन 13th क्वेश्चन देखें हम, तो रिएक्शंस हमें कंप्लीट करनी है और मैकेनिज्म देना है इनका। तो देखते हैं मैकेनिज्म क्या है। देखो, सबसे पहले रिएक्शन दी है HBr की, और अनसिमेट्रिकल एल्कीन यहाँ पे दिया हुआ है। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन HBr दिया है, कुछ कंडीशन नहीं दी, तो हम मार्कोनिक ऑफ रूल फॉलो करेंगे। मार्कोनिक ऑफ रूल के अकॉर्डिंग H+ वहां आ जाएगा जहाँ ज्यादा हाइड्रोजन है। तो कहाँ है इन दोनों कार्बन में से, यहाँ है, तो यहाँ चला गया हाइड्रोजन और बन गया हमारा CH3, CHBr, और ये बन गया हमारा CH3। अब इसका मैकेनिज्म देखना है, तो मैकेनिज्म इसका क्या होगा। मैकेनिज्म सिंपल सा है। अगर आपको दिया है CH3, CH डबल बॉन्ड CH2 और HBr है, यहाँ पे हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा। ब्रोमीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये H+ है। यहाँ पे दोनों, क्योंकि पाई बॉन्ड है एक, तो पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन रिच होता है, इलेक्ट्रॉन रिच है पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे ये नेगेटिव, ये बन गया पॉजिटिव, H+, Br नेगेटिव, तो H+ अटैक करेगा। H+ अटैक करेगा यहाँ पर, यहाँ H+ अटैक करेगा। मान लेते हैं ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक हुई, तो यहाँ नेगेटिव आया, यहाँ पॉजिटिव आया। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव आया तो ब्रोमीन को यहाँ अटैक करना है। ठीक है, तो यहाँ पॉजिटिव आया है अभी, अब हम यहाँ पे Br का अटैक करवाएंगे, तो CH3, CH। अब यहाँ पे कि नेगेटिव आया है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे Br आ जाएगा। ये इसका मैकेनिज्म है सिंपल सा। तो हाइड्रोजन हमारा इज एडेड टू प्राइमरी कार्बन फॉर द मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, क्योंकि आपको पता है कि बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होगी तभी ये हमारा सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन रहा है, जो कि मोस्ट स्टेबल है। ओके, तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन हमारा क्या देगा, प्रोडक्ट देगा। ये मार्कोनिक ऑफ रूल है, स्टेबल कार्बोकेटाइन। अब यहाँ पर ऑक्साइड लिखा है दूसरी रिएक्शन में। पर ऑक्साइड मतलब एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल, तो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, जहाँ पे कम हाइड्रोजन है, तो यहाँ जाएगा, और Br यहाँ जाएगा, तो कंपाउंड क्या बना, CH3, CH2, CH2, Br। अब Br यहाँ आ रहा है, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव आना चाहिए, यहाँ नेगेटिव, मतलब प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनेगा। और प्राइमरी कार्बोकेटाइन क्योंकि लीस्ट स्टेबल है, तो वो एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल देगा। ठीक है, तो आप ये देखो CH2 इस तरीके से लिख रही हूँ मैं। तो अब यहाँ पे ब्रोमीन आएगा, ब्रोमीन पे नेगेटिव चार्ज है। अब ये बॉन्ड किस तरीके से ब्रेक होगी, क्योंकि हमें अटैक करवाना है, ये यहाँ अटैक करेगा। ब्रोमीन यहाँ अटैक कर रहा है, तो बॉन्ड किस तरीके से ब्रेक होगी, इस तरीके से, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, है ना, प्राइमरी कार्बोकेटाइन। तो CH2Br आ गया, यहाँ पे हमारा नेगेटिव आ गया। नेक्स्ट स्टेप पे पर ऑक्साइड है, H+HBr प्रेजेंट है, फिर से ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होगी, यहाँ पे आ जाएगा CH2Br, CH3, ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा 1 ब्रोमो प्रोपेन, वहां पे बना था 2 ब्रोमो प्रोपेन। ये इसका मैकेनिज्म है। तो ब्रोमीन कहाँ ऐड हुआ है, ब्रोमीन हमारा ऐड हुआ है प्राइमरी कार्बोकेटाइन पे फॉर द स्टेबिलिटी। सेकेंडरी, यहाँ पे कार्ब एनायन देख रहे हैं हम, सॉरी कार्बोकेटाइन बोल दिया मैंने, कार्ब एनायन। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंडरी कार्ब एनायन है, और स्टेबल कौन सा होता है, प्राइमरी कार्ब एनायन ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि कार्ब एनायन और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में डिफरेंस है। कार्बोकेटाइन टर्शरी सबसे ज्यादा स्टेबल है, और कार्बन आयन प्राइमरी। अब यहाँ पे ये एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन का मैकेनिज्म है, बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है इसका। यहाँ पे अगर हम देखें तो वाटर है, वाटर इज H+OH-, होगा क्या, क्योंकि अब हम यहाँ पे लिखेंगे हाइड्रोनियम आयन। क्यों, क्योंकि बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, इसको हम ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड अटैक कर देगी इस हाइड्रोजन पे, और एक बॉन्ड ये इस तरीके से ब्रेक होगी। तो यहाँ एक हाइड्रोजन आ गया है ना, बाकी ये वाले कार्बन ऐसे हैं, और ये बॉन्ड ने अटैक किया, तो पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा, और प्लस H2O निकल गया। ठीक है ना, वाटर निकल गया न्यूट्रल होके,
नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ H3O ओवर एल्कीन। नेक्स्ट स्टेप में अटैक होगा वाटर का कार्बोकेटाइन पे। तो अभी हमारा जो ये कार्बोकेटाइन बना है, इस पे वाटर मॉलिक्यूल अटैक करेगा। वाटर मॉलिक्यूल अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। ये जुड़ गया हमारा वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, ये वाटर मॉलिक्यूल जुड़ा है, इस पे प्लस आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन आसानी से हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा और ये बन जाएगा OH। ठीक है, हमने शुरुआत भी की थी, ये जो H प्लस निकला ये वाटर से जुड़ जाएगा, H3O प्लस बना देगा। तो ये सिंपल सा मैकेनिज्म है इसका, 3 स्टेप में। फर्स्ट स्टेप इज हमारा इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ H3O, देन सेकेंड स्टेप इज हमारा अटैक ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, थर्ड स्टेप इज डीप्रोटोनेशन। ठीक है, अब ये हमारे मेन प्रोडक्ट्स लिखने थे। 5 मार्क्स में एक क्वेश्चन आया था। सबसे पहले आया CH3Br, CH3Br Na। ये हमारी वुड्स रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है। NaBr निकल जाता है, इसमें 2NaX निकलते हैं, तो Br है यहाँ तो 2NaBr निकल जाएगा, एल्केन बन जाएगा। 2 कार्बन है, दोनों जुड़ जाएंगे डायरेक्टली। ये हमारी हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन है, इसमें जितने कार्बन है उतने कार्बन का अल्कोहल बनता है। प्रोपीन है तो यहाँ पे प्रोपेनॉल बन जाएगा। फिर दूसरा है, ये हमारा Cr2O3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, Al2O3 की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। 6 कार्बन का कंपाउंड है, हेक्सेन है, तो यहाँ पे बन जाएगा हमारा बेंजीन C6H6। देन ये हमारा बेस कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन है। यहाँ पे हो क्या रहा है, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन है, मतलब वाटर का भी लॉस होगा, KBr का भी लॉस होगा और हमारा एल्कीन बन जाएगा। ये हमारा बर्क रिडक्शन टाइप रिएक्शन है NaNH3 के प्रेजेंस में। ये हमारी ट्रांस एल्कीन देगी, ट्रांस एल्कीन देगी। यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पे कोई भी ग्रुप हो सकता, ट्रांस एल्कीन। ये जो रिएक्शन है यहाँ पे भी कोई एल्काइन दिया हुआ है और BH3 होल ट्वाइस और H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड बन रहा है, कीटोन बन रहा है। तो जितने कार्बन थे उतने कार्बन का कीटोन बनेगा। तो ये था हमारा पूरा क्वेश्चन पेपर 131 जून 2024 का। एंड 50 मार्क्स का पेपर है, 2 मार्क्स का पेपर है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आप लोगों को समझ आया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड ऐसे ही और पेपर्स के लिए आप साथ जुड़े रहिए और आगे मिलते रहिए। थैंक यू।